तो आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम इसको 3 भागों में हमने इसको बांट लिया है, ठीक है। भारत का भूगोल एक पार्ट और दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है, और 3 पार्ट इसका भूगोल, ठीक है। तो आज हम भूगोल का पहला पढ़ेंगे भाग, भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का विश्व में अगर बात की, भारत की विश्व में अगर बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है, ठीक है। भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। पहले नंबर पे आपका रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, आपका फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है। कुल जनसंख्या, अगर विश्व की जनसंख्या कुल बात करी जाए तो 17.5% है। विश्व के कुल स्थल की अगर बात करी जाए 2.4% है। जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा बड़ा देश है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार क्या है, विश्व का दूसरा बड़ा देश है। देखिए, अगर बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार की तो 37 अक्षांश कितना है इसका, उत्तरी अक्षांश है, और 8 अर्धाक्षांश कितना है 8 का 8.4 उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है 68 पूर्वी देशांतर है, और 97 में आपका पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अगर बात करें भारत का दक्षिण से देखिए उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो इसका 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करी जाए तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसके बात करें भारत के दूरस्थ बिंदु जो हैं, तो भारत के दूरस्थ बिंदु कितने हैं, 4 हैं। पूर्व की अगर बात करी जाए तो पूर्व में बिंदु है आपका किबिथु, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी, अगर पश्चिमी बिंदु की बात करी जाए तो पश्चिमी में गौर माता बिंदु है, कहाँ पर, गुजरात। उत्तरी में, अगर उत्तर में बात करी जाए तो कोल बिंदु है, लद्दाख। और दक्षिण में अगर बात करी जाए तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है। देखिए, कर्क रेखा 23 अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23 देशांतरीय उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। गुजरती कहाँ से है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से ये गुजरती है, ठीक है। अगर बात करी जाए भारत कहाँ अवस्थित है, देखिए भारत की अगर बात करी जाए तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। आकार या अगर आकृति की बात करी जाए तो चतुष्कोणीय है, पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार है, ठीक है। अगर बात करें भारत की मानक समय रेखा की, देखिए पूर्वी देशांतर की रेखा कितनी है, ग्रीनविच मध्य है, जीएमटी का कितने का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर है लगभग 2 घंटे का, ठीक है। भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन सी, भारत की मानक रेखा। उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगर बात करें भारत की सीमा रेखा की, देखिए भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई की अगर बात करी जाए, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। समुद्री तट रेखा की अगर बात करी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है, समुद्री रेखा। भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए, देखिए भारत के पड़ोसी देश जो हैं, अगर उनसे भारतीय राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात, देखिए चीन की सीमा कितनी लगती है हमारी, 3,488 किलोमीटर कहाँ से लगती है, भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से ये लगती है चीन की सीमा। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है, 3,323 किलोमीटर है, ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान और गुजरात से ये लगती है, ठीक है, इसकी सीमा। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की सीमा लगती है 4,096.07 किलोमीटर, इसकी सीमा भारत के राज्य से लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है। नेपाल की अगर सीमा की बात करी जाए तो 1,751 किलोमीटर जो है ये भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य से लगती है, ठीक है। म्यांमार की बात करी जाए तो म्यांमार की 1,643 किलोमीटर सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से इसकी सीमा लगती है। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है, ठीक है।
जो उनसे राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अगर अफ़गानिस्तान की बात करी जाए तो अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा लद्दाख के साथ लगती है। ठीक है, देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय रेखा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या की अगर बात करी जाए तो कितने हैं आपके, 7 हैं। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, देखिए अगर बात करें दक्षिण में समुद्र पर भारत के 2 पड़ोसी देश कौन से हैं, श्रीलंका एवं मालदीव है। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। भारत का भौगोलिक स्वरूप की अगर बात करी जाए, देखिए भारत का भौतिक स्वरूप की अगर बात करें तो भारत का भौतिक स्वरूप विभाजन कब किस उसमें हुआ, देखिए उत्तरी मैदान। ठीक है, पहला क्या है आपका उत्तर एवं पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है इसका उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा है आपका द्वीप समूह में क्या है भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन किया गया है। ठीक है, अगर बात करें हिमालय पर्वत श्रेणी की, देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर बात करी जाए तो हिमालय की पर्वत श्रेणी क्या क्या है, नवीन बलित पर्वत है आपका। ठीक है, नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ आपके, ये कैसा है, नवीन बलित पर्वत है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है कौन सा, हिमालय पर्वत श्रेणी। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है हिमालय पर्वत श्रेणी की। ठीक है, देखिए अगर बात करें हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन, देखिए हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन जो हुआ है ट्रांस हिमालयन में हुआ है, महान हिमालयन में हुआ है, निम्न या हिमाचल हिमालय में हुआ है। ठीक है, बाह्य या शिवालिक हिमालय में इसका विभाजन हुआ है। ठीक है, अब बात करें ट्रांस या तिब्बत हिमालय की, देखिए ये कैसी पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये काराकोरम और लद्दाख जास्कर यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है कौन, ट्रांस या तिब्बत हिमालय। ठीक है, विस्तार की अगर बात करें ट्रांस या तिब्बत हिमालय की तो पश्चिम से पूर्व है, लंबाई 1000 किलोमीटर है और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई है इसकी लगभग 40 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से क्या होता है, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। ठीक है, विश्व की क्या है दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन का क्या है आपकी, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी अगर उसकी बात करी जाए तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, देखिए बात करें महान हिमालय की आंतरिक हिमालय हिमनदी की तो इसकी प्रमुख चोटियाँ क्या है आपकी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर। कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। विश्व की क्या है ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा कितनी चोटी, कंचनजंगा क्या है इसकी, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है हिमालय की प्रमुख चोटियों में, तो इसकी है 8598 मीटर। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है महान हिमालय पर्वत की। ठीक है, अगर विस्तार की बात करी जाए तो लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर, चौड़ाई है इसकी 25 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करी जाए तो इसकी 6000 किलोमीटर है और ये क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है, अब बात करें लघु मध्य या हिमाचल हिमालय की, देखिए अगर इसकी प्रमुख घाटियाँ की बात करी जाए तो इसमें प्रमुख घाटियाँ हैं आपकी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल या हिमालय। प्रमुख पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो यहाँ पर पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है, धौलाधार और महाभारत। ठीक है, यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। ठीक है, औसत चौड़ाई है 50 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है अत्यधिक संपीड़ित एवं पर्वत शैलों से हुआ है। ठीक है, आगे बात करें बाह्य या शिवालिक हिमालय की, देखिए बाह्य या शिवालिक हिमालय अगर ये कहाँ पर है, प्रसिद्ध दून यानी कि देहरादून, कोटिल दून और
पाटलिपुत्र में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, देखिए दून की बात करें तो हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को हम दून कहते हैं। ठीक है, हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है। ठीक है, बाह्य शिवालिक हिमालय। ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई है इसकी 900 से 1000 मीटर, चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें हिमालय का प्रादेशिक क्या है, पश्चिम से पूर्व विभाजन, देखिए पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के नदी के मध्य क्या है इसका विस्तार है। लंबाई की बात करें तो 500 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय की अगर बात करी जाए तो कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली नदी के मध्य है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। ठीक है, नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो काली एवं तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। ठीक है, देखिए असम हिमालय की अगर बात करें तो ये है आपका विस्तार तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख घाटियाँ नुरवा या मरखा लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिन वैली कहाँ है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। नेलांग फूलों की घाटी कहाँ है आपकी, उत्तराखंड में। यूथांग कहाँ है आपकी घाटी, सिक्किम में। नेवरा कहाँ है आपकी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए अगर बात करें शांत घाटी कहाँ है आपकी, केरल में। ठीक है, जूकू घाटी कहाँ आपकी, नागालैंड में। चुंबी घाटी कहाँ आपकी, सिक्किम, भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर है। ठीक है, अगर बात करें बराक घाटी की तो कहाँ आपकी, आसाम में। अराकू कहाँ आपकी, विशाखापत्तनम में। ठीक है, देखिए अगर बात करें भारत के प्रमुख हिमनद की, देखिए भारत के प्रमुख जो हिमनद हैं अगर उनकी बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश क्या है यहाँ पर, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोनापानी, ये क्या है हिमाचल के प्रमुख हिमनद हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर लद्दाख की बात करी जाए, लद्दाख में जो भारत के हिमनद हैं वो हैं आपके सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा क्या है ये हिमनद है। ठीक है, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में क्या आपका जेमू सबसे बड़ा वहाँ का हिमनद है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड में क्या है आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी। ठीक है, तो वहाँ के ये हिमनद हैं उत्तराखंड के। ठीक है, अब बात करें भारत के प्रमुख दर्रों की, देखिए भारत के दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है, काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, जांगला, ये दर्रा कहाँ आपके लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल कहाँ आपके जम्मू कश्मीर में। सिपकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग, यांगची, दीवान, डेप्सा कहाँ आपके हिमाचल प्रदेश में। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग कहाँ है आपके उत्तराखंड में। नाथुला, जेलेपला कहाँ आपके सिक्किम में। बोमाडीला, दीपू, सेला, यांग, याप, पांगसांड कहाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ आपका मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट कहाँ आपका महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में। पाल घाट दर्रा कहाँ आपका केरल पश्चिमी घाट में। देखिए भारत का उत्तरी मैदान की अगर बात करें तो भारत का उत्तरी मैदान क्या है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से ये निर्मित होता है। ठीक है, यहाँ क्या होती है, सघन जनसंख्या क्षेत्र होता है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। उत्तर भारत का मैदान जो है उत्तर से दक्षिण विभाजन कहाँ में होता है इसका, भाबर, तराई, जलोढ़ 3 उसमें होता है। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर, लंबाई इसकी लगभग है 3200 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार लगभग है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर है। ठीक है, चलिए भाबर क्षेत्र की अगर बात करी जाए भारत के, तो भाबर क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र होता है ये कृषि योग्य नहीं होता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय की दक्षिण ढाल पर है। ठीक है, कहाँ स्थित है, शिवालिक हिमालय की दक्षिण ढाल पर है और ये किसी खेती योग्य नहीं होता है। कभी कभी नदियाँ क्या होती है क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए गुटी को निष्पक्षों से निर्मित होता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई होती है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये होता है। कौन सा, भाबर क्षेत्र। ठीक है, देखिए तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र कौन सा होता है, तराई क्षेत्र होता है आपका ये ऐसा क्षेत्र होता है जो भाबर क्षेत्र में क्या होता है, विलुप्त नदियाँ यहाँ की क्या हो जाती हैं,
मतलब प्रकट होती हैं। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, विलुप्त नदियाँ प्रकट होती हैं, ठीक है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है, ठीक है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है, ठीक है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या है, जंगली एवं वन्य प्राणियाँ क्षेत्र है, ठीक है। तराई क्षेत्र नम एवं दलदली क्षेत्र होते हैं। तराई क्षेत्र की चौड़ाई की बात करी जाए तो 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। अगर बात करें जलोढ़ मैदान की, तो जलोढ़ मैदान दो उसमें होता है, बांगर और खादर में। देखिए बांगर क्या होता है, पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है, ठीक है, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग होता है बांगर का। बांगर मृदा में चूनेदार निरपेक्ष कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें खादर की, तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित होता है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है, और खादर क्या होता है, अत्यधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। ये खादर के हो गए आपके, और ये आपके बांगर के हो गए। देखिए अगर बात करें उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन की बात करी जाए, देखिए पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए निर्माण की बात करें तो पंजाब का जो मैदान निर्माण होता है, इसका होता है आपका सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है, ठीक है। गंगा के मैदान की बात करी जाए तो गंगा एवं इसकी सहायक नदी द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का अगर मैदान की बात करी जाए तो ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। अगर पंजाब की बात करी जाए तो पंजाब का घग्गर एवं, देखिए घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, विशेषकर असम में है, ठीक है। पंजाब के विस्तार की बात करी जाए, देखिए आगे अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, ये उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ आपके उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक में स्थित है, ठीक है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियों में थे, पश्चिम में गिर पहाड़ियों में थे। पश्चिम में किधर है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली कटक में है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ में है, पश्चिम में गिर पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण में इलायची कार्डग्राम पहाड़ियाँ में स्थित है, ठीक है। ये क्या होते हैं, पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित होते हैं। कौन से, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम एवं भूभाग गोडम्बना भूमि का भाग है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, ठीक है। अब इनके विभाजन की बात करें तो इनका विभाजन 3 प्रकार से होता है। मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार होता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में अनेक पठार एवं पहाड़ियाँ से निर्मित होता है। काय का, प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकृति में होता है। ऊंचाई की बात करी जाए तो 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। देखिए अगर बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार क्या है आपका, काली मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। मालवा का पठार काली मिट्टी से निर्मित है। पश्चिम में अरावली में है, ठीक है, लावा प्रवाह से ये निर्मित होता है, ठीक है। दक्षिण में विंध्य श्रेणी में है और समग्र ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है, किसका, मालवा पठार का। पूर्व में बुंदेलखंड में है, ठीक है। बात करें मध्य उच्च भूभाग की, देखिए मध्य उच्च भूभाग जो है ये क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में है, ठीक है। मध्य उच्च भूभाग क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में है। दक्कन पठार का उत्तरी सीमा में है। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, काय के, मध्य उच्च भूभाग के। इसकी ऊंचाई की अगर बात करी जाए तो 700 से 1000 मीटर है। ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है इसका। पश्चिम में चौड़ा एवं पूर्व में संकीर्ण होता है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में होता है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड स्थित है, ठीक है। अगर बात करें पूर्वी विस्तार की तो राजमहल की पहाड़ियाँ एवं छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूभाग का उदाहरण, ठीक है। पश्चिम सीमा अरावली पर्वत है इसकी, ठीक है। दक्षिण सीमा सतपुड़ा पर्वत और उत्तरी विस्तार विंध्य पर्वत श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी श्रृंखला है। अगर बात करें बुंदेलखंड पठार की तो बुंदेलखंड पठार कहाँ आपका, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये किससे निर्मित है, ये ग्रेनाइट एवं नीच से निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर सघन अपराधित क्षेत्र होता है, ठीक है। लहरदार क्षेत्र क्या होता है यहाँ का, कृषि योग्य नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें इसमें यहाँ की जलवायु कहती है तो अर्धशुष्क यहाँ की जलवायु है, ठीक है। अगर बात करें
बघेलखंड पठार की। देखिए बघेलखंड पठार क्या है, उत्तर में सोन नदी के स्थित है, मैकाल श्रेणी के उत्तर में है, ठीक है। ग्रेनाइट चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो झांसी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश झांसी में, मध्य प्रदेश में बघेल पठार स्थित है, ठीक है। देखिए छोटा नागपुर पठार की अगर बात करी जाए तो छोटा नागपुर पठार कहाँ है आपका, उत्तर पश्चिम सोन नदी पर है, ठीक है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक है, गोंडवाना चट्टान से निर्मित है, ठीक है। विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है, ठीक है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। अन्य नाम क्या है इसका, रूरपाट भूमि इसका अन्य नाम है, ठीक है। खनिज यहाँ से क्या है, खनिज समृद्ध क्षेत्र है, लोहा कोयला, ठीक है। यहाँ से जो खनिज समृद्ध क्षेत्र क्या क्या है आपके यहाँ अगर बात करी जाए तो कोयला लोहा यहाँ से निकलता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ के, देखिए नदी प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ पर, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदिया का यहाँ पर प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से। अगर बात करें दक्कन का पठार की, देखिए दक्कन का पठार आपका पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। पश्चिम घाट में स्थित है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पूर्व में पूर्वी घाट है दक्कन का पठार का, बोसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित है, ठीक है। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं, किसके, दक्कन के पठार के। अगर बात करें पश्चिमी घाट की, देखिए पश्चिमी घाट की अगर बात करी जाए तो ये सतत श्रृंखला है, पर्वतीय यहाँ पर वर्षा होती है, इसका अन्य नाम सहरदी है, ठीक है। दक्कन के पठार के पश्चिम में है, औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। दक्षिण में अधिक ऊंचा है पश्चिमी घाट, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है 2695 मीटर अनाईमाला पहाड़ी में, ठीक है। दूसरे सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है 2633 मीटर नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का यहाँ से उद्गम स्थल होता है, ठीक है। प्रमुख दर्रे थार घाट एवं भोर घाट, महाराष्ट्र पाल घाट। प्रमुख दर्रे क्या है इसके, थाल घाट एवं भोर घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। पाल घाट आपका केरल में, कहाँ में, पश्चिमी घाट के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करें पूर्वी घाट की। देखिए पूर्वी घाट की अगर बात करी जाए तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है, ठीक है। इसका विस्तार होता है महानदी घाटी नीलगिरी तक, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ तक है, महानदी घाटी से नीलगिरी तक। सबसे ऊंचा शिखर क्या है, महेंद्रगिरी 1500 मीटर, ठीक है। अगर बात करें पूर्वी घाट जो है आपका दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेड़े की पहाड़ियों तक है। पूर्वी घाट सतत नहीं है बल्कि नदियों द्वारा खंडित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उत्तर एवं पूर्व का पठार। देखिए उत्तर और पूर्व के पठार की अगर बात करी जाए तो कौन सा पठार है, मेघालय का पठार। देखिए यहाँ पर क्या होती है, अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, कहाँ पर, उत्तर पूर्व पठार में या मेघालय के पठार में। यहाँ क्या है, अति अपराधित क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में, ठीक है, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करें उत्तर पूर्व पठार की, पश्चिम बंगाल के मालदा गैप, राजमहल पहाड़ियाँ एवं मेघालय पठार के बीच है, ठीक है, के अलग हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग है, कौन सा, उत्तर पूर्व पठार। यहाँ से जो प्राप्त होता है कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज यहाँ पर क्या है, भंडार है, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका, कार्बी है, एंगोल पठार एवं उत्तर कछार पहाड़ी भी इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसका विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली में है। सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है इसकी, गुरु शिखर, राजस्थान में 1722 मीटर, ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, कौन सा, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अगर बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है आपकी, उत्तर में नर्मदा नदी तक है, ठीक है। विस्तार कहाँ का है इसका, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में, ठीक है। दक्षिण में ताप्ती नदी तक है।
सर्वोच्च चोटी क्या है सतपुड़ा पर्वत की, तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है, ठीक है, सर्वोच्च चोटी इसकी। अगर बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की, देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। कौन? नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। सर्वोच्च चोटी क्या है नीलगिरी पहाड़ियों की? दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2633 मीटर है, तमिलनाडु में, ठीक है। विस्तार कहाँ तक है? तमिलनाडु में, केरल व कर्नाटक में, ठीक है। विस्तार तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में इसका विस्तार है, ठीक है। आगे बात करें भारतीय मरुस्थल की। देखिए भारतीय मरुस्थल की अगर बात करें तो भारतीय मरुस्थल क्या है? मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, भारतीय मरुस्थल। यहाँ रेतीले टीले एवं बरखान पाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय मरुस्थल 150 मिलीमीटर से कम वर्षा शुष्क जलवायु क्षेत्र होता है, ठीक है। बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, अत्यधिक बाष्पीकरण होता है, नदियाँ अल्पकालिक तथा कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी नदी मरुस्थल की क्या है? लूनी है, ठीक है। ढाल के आधार पर विभाजन की बात करी जाए तो दो प्रकार हुआ है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग है सिंध की ओर ढाल, दक्षिणी भाग है कच्छ के रण की ओर ढाल है, काय का? भारतीय मरुस्थल का, ठीक है। चलिए आगे बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करी जाए तो अंडमान द्वीप समूह, देखिए इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें अंडमान एवं द्वीप निकोबार समूह में द्वीपों की संख्या आपकी 550, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें आराकन श्रृंखला दक्षिणी विस्तार है। अंडमान का विभाजन होता है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। 10 अक्षांश चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन होता है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य, ठीक है। ज्वालामुखी अगर द्वीप की बात करी जाए तो यहाँ पर बिरेन द्वीप सैकर्य ज्वालामुखी है। नाराकोंडम द्वीप जो है आपका, यहाँ पर ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। यहाँ से बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर शैल निर्मित होते हैं, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर 642 मीटर है, ठीक है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दक्षिण में अंडमान में, ठीक है। सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक 732 मीटर है उत्तरी अंडमान में, ठीक है। अगर बात करें अब्बा तंत्र की, देखिए यहाँ का अब्बा तंत्र कैसा है? तो अब्बा तंत्र कैसा है? निश्चित वाहकाओं नदियों नालों आदि के माध्यम से होकर जल प्रवाह के अब्बा कहते हैं, ठीक है। अब्बा तंत्र की बात करें तो वाहकाओं के जल को अब्बा तंत्र कहा जाता है, ठीक है। देखिए भारतीय अब्बा तंत्र कैसे हैं? हिमालय अब्बा तंत्र और प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र। अगर हिमालय अब्बा तंत्र की बात करी जाए तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। देखिए सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो सिंधु नदी तंत्र में क्या होता है आपका? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का कैलाश पर्वत श्रेणी बेखोर चू के निकट एवं हिमनद से होता है, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो 2880 किलोमीटर है। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर है। यह भारत में हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सिंगी खम्बान या शेरमुख है, ठीक है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं इसकी गिलगित श्योक काबुल। बायों तट की सहायक नदियां हैं इसकी पंचनद सतलुज ब्यास रावी चेनाब और झेलम जास्कर, ठीक है। क्या है इसकी सहायक नदियां? यह कराची में क्या है? पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? पूर्व में अरब सागर में ये गिरती है। अगर बात करें झेलम नदी की तो झेलम नदी चिनाब नदी से संगम है, ठीक है। झेलम नदी का चिनाब नदी पे क्या होता है? संगम होता है। प्रमुख तटीय शहर क्या है झेलम नदी का? तो श्रीनगर है। उद्गम स्थल कहाँ से होता है इसका? पीर पंजाल श्रेणी के बेरीनाग झरने से होता है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? पीर पंजाल श्रेणी के बेरीनाग झरने से होता है, ठीक है। सहायक नदी है इसकी किशन गंगा, ठीक है। झेलम की सहायक नदी क्या है आपकी? किशन गंगा, ठीक है। अब बात करें चेनाब नदी की। चेनाब नदी का जो देखिए चेनाब नदी क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चेनाब नदी, ठीक है। उद्गम हिमाचल प्रदेश एवं चंद्रा और भागा से मिलने से होता है, ठीक है। उद्गम स्थल क्या होता है? हिमाचल में
चंद्रा और भागा के मिलने से इसका उद्गम होता है। भारत में लंबाई है इसकी 1180 किलोमीटर। अन्य नाम है इसका चंद्रभागा, ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका चंद्रभागा। बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी का जो उद्गम है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है और इसका चेनाब नदी से संगम होता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में ये बहती है, ठीक है, रावी नदी। देखिए बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी आपका उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास नदी का होता है आपका रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है, ठीक है। संगम कहाँ होता है? हरी के पास सतलुज से इसका संगम होता है। ये कहाँ पर बहती है? तो कुल्लू घाटी में ये बहती है, ठीक है। बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से है, बंदरपूंछ श्रेणी से, ठीक है। अगर बात करें दाएं तट की सहायक नदियां हैं इसके, दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं चंबल, सिंधु, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां, ठीक है। अब बाएं तट की सहायक नदियां हैं इसकी हिंडन, रिंद, सेंगर, बरुणा, ठीक है, ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। देखिए गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपकी यमुना नदी है, ठीक है। बात करें सतलुज नदी की, ठीक है, सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? राक्षस ताल से होता है। तिब्बत में नाम जो है इसका लांगचेन खम्बाब है, ठीक है, लांगचेन खम्बाब है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है, सिपकिला के पास भारत में ये प्रवेश करती है। कौन? सतलज नदी, ठीक है, सिपकिला के पास ये भारत में प्रवेश करती है। चंबल नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाप पहाड़ी से है, विंध्या श्रेणी से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी खंडड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। बात करें गंडक नदी की, तो गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में हिमालय से होता है और पटना के निकट सोनपुर गंगा में इसको मिल जाती है, ठीक है। अब बात करें घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है मापचांगू हिमनद नदी है, ठीक है, बिहार के छपरा से गंगा में इसका मिलन हो जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं तिला, सेती, बेरी एवं शारदा घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। देखिए गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी की पूर्ववर्ती अब्बा का उदाहरण है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अब्बा तंत्र का ये निर्माण करती है। गंगा का उद्गम जो होता है उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। प्रारंभ में नाम इसका क्या था? भागीरथी था, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन के बाद गंगा बहती है, ठीक है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुल लंबाई इसकी 2525 मीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा नदी, ठीक है। बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा, ठीक है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं इसकी यमुना और सोन। बंगाल की खाड़ी में क्या है? गंगा गिरती है। अन्य नाम है इसका पद्मा, मेघना, ठीक है। देखिए पंचप्रयाग जो होता है, पंचप्रयाग किसे कहते हैं? पंचप्रयाग क्या क्या आपके? विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा, ठीक है। नंदप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदीकिनी, ठीक है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है। देखिए बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदी का क्या है? ये उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में गंगा में इसका मिलन होता है, ठीक है। देखिए सोन नदी की अगर बात करें तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है, ठीक है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में इसका मिलन होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का ये निर्माण करती है, ठीक है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बात करें रामगंगा नदी की, रामगंगा का उद्गम स्थल क्या आपका? गढ़वाल की पहाड़ियाँ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के मैदान में ये प्रवेश करती है। कन्नौज के निकट गंगा में इसका मिलन हो जाता है। किसका? रामगंगा का, ठीक है। महानंदा नदी की अगर बात करें तो महानंदा का उद्गम स्थल है आपका दार्जिलिंग पहाड़ी, ठीक है।
गंगा के बाएं तट की क्या है, सहायक नदियां हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा में इसका संगम होता है, ठीक है। अगर बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर पठार है, और इसकी मुख्य सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है। हुगली में इसका मिलन होता है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, किसे, दामोदर नदी को, ठीक है। भ्रंश घाटी में ये बहती है, ठीक है। हुगली में इसका मिलन होता है, बंगाल का शोक इसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करें सरयू नदी की, देखिए सरयू, शारदा या सरयू नदी की अगर बात करी जाए तो उसका उद्गम स्थल क्या है आपका, नेपाल हिमालय, ठीक है। मिलाम हिमनद, नेपाल हिमालय इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। भारत नेपाल सीमा पर यह बहती है। नेपाल में इसका नाम क्या है, गौरी गंगा है, किसका, शारदा सरयू नदी का, ठीक है। अन्य नाम है इसका काली चाइक, ठीक है। क्या नाम है, काली चाइक। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या आपका, चेमुगुंडांग हिमनद कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से है, ठीक है। अब्बा तंत्र, अगर अब्बा क्षेत्र की बात करी जाए तो इसका अब्बा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। बायो तट की सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं, तो यह है दिबांग, सिंकांग, लोहित, बूंदी, दिहांग और धनसरी, ठीक है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं इसकी सुबनासरी, कांगेंग, मानस, संकोच, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसके, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, सियांग, असम में, ठीक है, सियांग असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती है, मतलब गंगा से क्या बांग्लादेश में ये मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र क्या है, मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब बात करें सुबनसरी नदी की, देखिए सुबनसरी नदी का उद्गम स्थल क्या आपका, तिब्बत के क्षेत्र से है। अब्बा क्षेत्र इसका अरुणाचल प्रदेश, असम है। ये क्या है, पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे आपको इसके भाग 2 में, ठीक है। आगे इससे आगे का उसको लेकर आएंगे जल्दी ही। तो उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह के हम टॉपिक पे आपको लेकर आते रहते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे जल्दी, जब तक के लिए धन्यवाद।